Hello students, we'll be starting with the chapter P block elements. Actually what I have decided is we will be making the video lecture by lecture on the entire chapter. This is the chapter of inorganic chemistry, as you all know, and so many reasoning questions are involved in this chapter. ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, right? So it becomes very difficult for the students to remember when it comes to reasoning. And I have seen majority of the students, what they do, they just mug up the things, right? Increasing order, decreasing order, just mug up the things without understanding. This makes the chapter boring to them. So what is the solution? So what I'll tell you is कि इस चैप्टर में तुम लोग क्या करो कि जब भी तुमको ये लेसन पढ़ना है ना, सीधा वीडियो देखो, राइट? जब पढ़ोगे उसके कंपेयर में अगर तुम सुनोगे चीज़ों को तो सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, ठीक है? और मैंने ये ट्राई किया है कि जो लैंग्वेज है या जो पूरा जिस तरह ऑर्डर में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वही का वही ऑर्डर, वही की वही लैंग्वेज मेंटेन करने की ट्राई करिए ताकि तुमको प्रॉब्लम नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है? लेकिन मैं तुमको हर एक चीज़ का रीज़न दूंगा, कैसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है? एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन. सो द बेस्ट इज वेन एवर यू वॉन्ट टू लर्न दिस चैप्टर जस्ट वॉच द वीडियो, खत्म, ठीक है? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर P ब्लॉक एलिमेंट्स. P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? हम 15th ग्रुप पढ़ेंगे. दिस इज अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आधी है, अभी तो ऑल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ये अभी फिलहाल आधी है, बट दिस इज अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और दिस इज हाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक. एज यू ऑल नो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड अवर एफ ब्लॉक. ये ब्लॉक किस हिसाब से बनाए हुए हैं? ये ब्लॉक्स इस हिसाब से बनाए हुए हैं कि तुम्हारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में जा रहा है. अगर तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में जाएगा तो हम उसको एस ब्लॉक में रखेंगे, पी में जाएगा तो पी में रखेंगे एंड सो ऑन. तो ये हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब पी ब्लॉक में तुम जानते हो कि ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 6 ग्रुप्स आते हैं. उसमें जो 13th ग्रुप जो है 13th ग्रुप वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में, 14 ग्रुप भी पढ़ चुके हो. तो यहाँ हम 13, 14 ग्रुप नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम सीधा पढ़ेंगे ग्रुप 15, 16, 17, 18. लेकिन आज हम ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो गाइज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15. हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात की जाए तो तुम सब जानते हो कि हम इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे जाते हैं. अफबाउ रूल, पॉलिश रूल और हर्ट्ज रूल, ये रूल्स आने जरूरी हैं, ठीक है? अब अफबाउ रूल, ये अफबाउ रूल है. अफबाउ का मतलब होता है टू बिल्डअप. अफबाउ रूल क्या बोल रहा है? पहले तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 4s आएगा. तो अफबाउ रूल हमको क्या देता है कि हमको किस ऑर्डर में जो है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ये हमको अफबाउ रूल देता है. आई होप ये तुम सबको आता ही होगा, ठीक है? 11th में पढ़ चुके हो तुम ये सब. और पॉलिश रूल बोलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं. हर्ट्ज रूल क्या बोलता है कि अगर 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है या एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, जब सबको सिंगली भर दिया फिर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करो. एग्जैक्टली यही चीज बोलता है कि नहीं? अब ये हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है. तो लेट्स सी वन बाय वन. तो हम बात करेंगे एलिमेंट्स की. तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम. ये वो एलिमेंट तुमको मालूम होगा कि कुछ सालों पहले मतलब अराउंड ये समझो 5 साल पहले, 4-5 साल पहले बुक्स में लिखते थे कि देयर आर 114 एलिमेंट्स. फिर लास्ट 4 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे इफ यू रिमेंबर. तो ये मॉस्कोवियम तब डिस्कवर हुआ है, ठीक है? मॉस्कोवियम जो है उसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है, मतलब कि इट्स अ हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट. हाफ लाइफ कम होना मतलब कि इन नो टाइम इट कन्वर्ट्स इनटू सम अदर एलिमेंट.
रेडियो एक्टिविटी में ये रिएक्शन चलते रहती हैं, एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट होता है, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट होता है, जब तक के स्टेबल एलिमेंट नहीं मिल जाए तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। दूसरा ये है कि मॉस्कोवियम बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में तुमको मिलता है, यू गेट मॉस्कोवियम इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स। तो ये दो कारण से मॉस्कोवियम की जो केमिस्ट्री है इट इज स्टिल टू बी एस्टैब्लिश्ड, अभी फिलहाल उसकी जो केमिस्ट्री है वो एस्टैब्लिश नहीं हुई है, बट आने वाले समय में हम देखेंगे कि हम मॉस्कोवियम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा जो हम चैप्टर पढ़ेंगे या ये पूरा ग्रुप जो हम पढ़ेंगे 15th ग्रुप, उसमें मॉस्कोवियम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वगैरह बताने के लिए, लेकिन वैसे हम मॉस्कोवियम की बात नहीं करेंगे। चलो एटॉमिक नंबर्स की बात करें तो आपको इट्स वेरी इजी, तुमको सिर्फ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद रखना है, सबको पता है 7, राइट। अब जिनको नहीं पता कि उसके बाद के एटॉमिक नंबर्स कैसे आते हैं, ऐड 8 to it, तुम इसमें 8 ऐड करोगे तो उसके बाद का एलिमेंट तुमको मिलेगा, उसमें तुम 18 ऐड करोगे तो उसके बाद का मिलेगा, उसमें अगेन 18 ऐड करोगे तो तुमको उसके बाद का मिलेगा, देन उसमें तुम क्या ऐड करोगे, 32 ऐड करोगे, और फिर क्या ऐड करोगे, 32 ऐड करोगे, राइट। बेसिक है, 11th स्टैंडर्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ चुके हो ये चीज़ें, राइट, एकदम बेसिक है। जो पहला एलिमेंट का तुमको एटॉमिक नंबर आता है 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे ऐड करते जाओ तो उसके बाद के एलिमेंट्स तुमको उनका एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा, वेरी इजी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की, तो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 है, इसका मतलब कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ग्रुप नंबर 15 है, उसमें से हम -10 करेंगे तो हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, NS2NP5। NS2NP5 क्या है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, वैलेंस शेल का। NS2NP5 ग्रुप 15 का जो वैलेंस शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, ठीक है। चलो अब ये मैंने फुल कन्फिगुरेशन लिखा है यहाँ पे सब एलिमेंट्स का, आई होप ये तुमको समझ में आएगा ये कैसे लिखते हैं, बहुत ईजी है। मैंने अफबाउ रूल फॉलो किया है, ठीक है, कि देखो 1s2, 2s2, 2p3, आई डोंट थिंक आई शुड एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स, ये पता है तुम लोगों को, ठीक है। तो जनरल अफबाउ रूल फॉलो करके, हंस रूल और पॉलिस रूल फॉलो करके ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखा है। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखा है यूजिंग इनर्ट गैस कोर, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन से पहले हीलियम गैस आती है तो हीलियम, और फिर उसके बाद का जो EC है जनरल EC, देखो कैन यू सी द जनरल वैलेंस शेल EC इज NS2NP3, ठीक है। एक चीज देखो, अगर मैं NS2NP3 को लिखूं, अगर मैं ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करके लिखूं तो देखो ये तुम्हारा होगा NS ऑर्बिटल, ये तुम्हारा होगा NP ऑर्बिटल, करेक्ट है, ये तुम्हारा होगा NS ऑर्बिटल, वो होगा NP ऑर्बिटल। अब देखो समझो यहाँ हो क्या रहा है, NP NS2 और NP3, मतलब तुम सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे अकॉर्डिंग टू हंस रूल, है ना, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे, क्योंकि यहाँ पे P सबशेल जो है, यहाँ पे P सबशेल ये हाफ फिल्ड है, P सबशेल हाफ फिल्ड है, और तुम जानते हो कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स की जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, दो रीजंस, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी। अगर एक्सचेंज एनर्जी नहीं पता तो तुम मेरा एक्सचेंज एनर्जी का वीडियो देख सकते हो एक बार, ठीक है। ये दो रीजन से हाफ शेल और कंप्लीटली फिल्ड शेल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट, एंड हियर इट शुड बी NP3 नॉट NP5, इट शुड बी NP3 हियर, ठीक है, वो बाय मिस्टेक NP5 हो गया, इट शुड बी NP3, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनके हाफ फिल्ड P सबशेल के कारण क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेटालिक प्रॉपर्टी। ये तुम्हारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम, ठीक है। अब और ये इनको एटॉमिक नंबर्स है जो हमने अभी देखे। अब इस ग्रुप में या वैसे तो किसी भी ग्रुप में तुम जब ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। मेटालिक प्रॉपर्टी क्यों बढ़ जाएगी, मेटालिक प्रॉपर्टी इस कारण से बढ़ेगी क्योंकि क्या होता है, किसी भी ग्रुप में तुम जो ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है, जिसकी वजह से उसको डोनेट करना ईजी हो जाता है ना। और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट। व्हाट मेटल्स डू, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, 10th में पढ़ चुके हो, 11th में पढ़ चुके हो ये चीज़ें, राइट। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो जैसे ऊपर से नीचे आओगे वैसे साइज बढ़ेगी तो मेटालिक नेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेटालिक प्रॉपर्टी जो है बढ़ रही है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फैमिली मतलब कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम निकोजन्स बोलते हैं, निकोजन्स।
या कुछ कुछ जगह पे तुम देखोगे कि निक्टोजेंस कहा होगा, निक्टोजेंस, निकोजेंस, निक्टोजेंस एक ही बात है, निकोजेंस। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो निकोजेंस का मतलब क्या होता है? बिकॉज ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए जो कंपाउंड्स हैं ये पॉइजनस नेचर के होते हैं, राइट? और या फिर ये सफोकेटिंग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो सफोकेटिंग नेचर के, तुम पढ़ोगे भी आगे। PCl5 फॉस्फोरस का कंपाउंड है, PCl5, इट इज सफोकेटिंग नेचर। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में नाइट्रोजन भी यही करेगा, सफोकेशन करेगा। तो निकोजेंस, द मीनिंग ऑफ वर्ड इज पॉइजनस या सफोकेटिंग, राइट? तो बिकॉज दे फॉर्म पॉइजनस सफोकेटिंग कंपाउंड्स, हेंस दे आर नोन एज निकोजेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं या सेमी मेटल्स हैं, और बिस्मथ और मॉस्कोवियम जो है वो मेटल्स हैं। ठीक है, ओके। चलो अब अकरेंस की बात करें कि सर नेचर में ये जो एलिमेंट्स है किस फॉर्म में अकर होते हैं, राइट? तो हम पहले बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% होता है फ्री फॉर्म में, दैट यू नो। फ्री फॉर्म मतलब कि N2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, एयर में N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। फिर कंबाइंड फॉर्म में वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। नाइट्रेट्स, खाइल सॉल्ट पीटर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। खाइल सॉल्ट पीटर, NaNO3, देख रहे हो नाइट्रोजन है अंदर, NaNO3 इस फॉर्म में अकर करता है। इंडियन सॉल्ट पीटर, KNO3, KNO3, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, उसको तुमको अच्छे से करना है, ठीक है? तुमको सभी ओर्स के नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है उसको तुमको अच्छे से करना है। खाइल सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर के फॉर्मूलाज तुमको आने चाहिए, NaNO3 और KNO3, ठीक है? और प्लांट और एनिमल प्रोटीन के फॉर्म में भी नाइट्रोजन होता है, राइट? क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं वो बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप आता है, NH2 ग्रुप, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बिना प्रोटीन फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, या ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जिसमें नाइट्रोजन नहीं हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो एनिमल और प्लांट प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो एपेटाइट फैमिली के जो कुछ मिनरल्स हैं उसके अंदर तुमको देखने को मिलते हैं, एपेटाइट फैमिली के। एपेटाइट क्या होता है? देखो ये होता है हमारा एपेटाइट का फॉर्मूला, सी ये एपेटाइट का फॉर्मूला है, Ca9PO4 CaX2, where X can be फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ये फॉर्मूला आया कहां से? तो बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसे आया, कैल्शियम फॉस्फेट, तुम सबको कैल्शियम फॉस्फेट लिखना आता है, Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, और लिख दो CaX2, राइट? आगे 3 लगा दो, आगे 3 लगा दो। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? ये तुम्हारा एपेटाइट जो मिनरल्स होते हैं उसका फॉर्मूला बन गया। 3 3 जा 9, देख रहे हो, Ca9। फॉस्फेट कितना है? 2 3 जा 6, देख रहे हो, 6 फॉस्फेट, और बाजू में CaX2, वेर X इक्वल टू FCl और OH। इफ X इज इक्वल टू F, अगर मैं यहाँ पे F लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोर एपेटाइट। अगर मैं Cl लगा दूं तो हो जाएगा क्लोर एपेटाइट, सी, फ्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट। अगर मैं OH लगा दूं तो हो जाएगा हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है? तो ये तुम्हारे एपेटाइट मिनरल्स हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस कहाँ पे होता है? फॉस्फोरस तुम्हारे बोन्स में होता है। बोन्स बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट की, जो बोन्स का मैट्रिक्स होता है बेसिकली वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, राइट? तो बोन्स में कैल्शियम देखने को मिलेगा तुमको। एंड इट ऑल्सो अकर्स इन मिल्क एंड एग्स, मिल्क और एग्स। इसलिए बोलते हैं कि दूध पियो, अंडा खाओ, बोन स्ट्रांग बनेगी। हो रहा है, कोरिलेट हो रहा है, क्यों ऐसा बोलते हैं, राइट? बिकॉज फॉस्फोरस इज मेनली फाउंड इन मिल्क एंड एग्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा वो है बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है? अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये मोस्टली तुमको सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे नेचर में से, राइट? तुम्हारा बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी तीनों ये तुमको मोस्टली सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे नेचर में से, ठीक है? और लास्ट आएगा मॉस्कोवियम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मॉस्कोवियम की हाफ लाइफ बहुत कम है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में वो हमको देखने को मिलता है, तो उस वजह से उसकी केमिस्ट्री अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई है, ठीक है? चलो अभी तक जो पढ़ा उसके बेस पे कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है? यू डू हैव टू रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू वन बाय वन, ठीक है? देखो आफ्टर अ शॉर्ट टॉपिक व्हाट विल डू, विल टेक अप द MCQs, ताकि मुझे पता लगे तुम लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है? और तुम लोग हैंड रेज करो अपना, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली आई विल आस्क यू। चलो ये बहुत सिंपल MCQs होंगे, बहुत सिंपल, जो पढ़ा रहा हूँ उस बेस पे ही होंगे, ठीक है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है इसके अंदर। चलो
द एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 15 इज, कितना इजी एमसीक्यू है देखो। यस तीशा, फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर ऑफ बिस्मथ इज, चलो जो मैंने सिखाया अभी, नाइट्रोजन का मालूम है ना, लिख दो सारे एलिमेंट्स। अच्छा तुम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स याद कैसे रखोगे, है ना सर, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हम याद कैसे रखेंगे, राइट। तो है क्या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, राइट। तुम ऐसे याद रख सकते हो, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, राइट। मॉस्कोवियम की चिंता मत करो। या ऐसा याद रख सकते हो, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तुमको मालूम है 7, चलो अपने आप करो, करते जाओ और मुझे बताओ बिस्मथ का एटॉमिक नंबर क्या होगा। सॉरी 83, लेट्स सी, ऑप्शन देने से पहले ही बता दिया, चलो अच्छा है, ओके। इंडियन सॉल्ट पीटर, आई विल नॉट गिव यू ऑप्शंस, डोंट स्पीक लाइक दिस, मैं पूछूंगा, नो मर्मरिंग, यू देखते हैं सही जवाब, ओके। नेक्स्ट, फॉस्फोरस अकर्स इन डैश फैमिली, फॉस्फोरस कौन सी फैमिली में अकर करता है, ग्रुप 15 फैमिली में, या निकोजेंस या निक्टोजेंस जो बोलना है, ठीक है। अच्छा हाँ, मिनरल्स दिए हुए हैं, मिनरल्स दिए हुए हैं, एपेटाइट फैमिली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एटॉमिक साइज की। किसी भी ग्रुप में तुम ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, सिंपल, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर 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 जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है। देखो नाइट्रोजन, ये देखो जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो वैसे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है एंड सो ऑन, तो साइज भी करेस्पॉन्डिंगली उसकी बढ़ रही है, ठीक है, ओके। अब एक चीज जो तुमको यहाँ पे समझनी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी एंड और एफ ऑर्बिटल्स कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस स्लाइटली फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। तुम जैसे आर्सेनिक से बिस्मथ पे आते हो, यहाँ आर्सेनिक से बिस्मथ में रेडियस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता है, अब इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं कि क्यों रेडियस नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, स्लाइटली बढ़ रहा है, ऐसा क्यों, थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं इस चीज को। देखो होता क्या है कि यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एटॉमिक रेडियस में दो फैक्टर्स वर्क करेंगे, ठीक है। एक होता है तुम्हारा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन किसका, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, राइट। अट्रैक्शन किसका, न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। और जो सेकंड फैक्टर यहां पे जो रोल में आता है वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये दो फैक्टर्स के ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा। अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस कैसा हो जाएगा, जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे एटॉमिक रेडियस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तुम्हारा जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी ऑर्बिट्स आ रही हैं उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलती है। देखो यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, राइट। तो जितना न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑर्बिट्स ज्यादा उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, बिकॉज ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है ना, बीच के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है ये एक स्क्रीन की तरह एक्ट करते हैं और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम कर देते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो उसमें उस वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगा और अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे दो अपोजिंग फैक्टर्स काम करेंगे एक साथ में, अट्रैक्शन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, हमको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है आर्सेनिक और बिस्मथ में। आर्सेनिक में यहाँ पे देखो 3d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो रही है आर्सेनिक में, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल। एंटीमनी में 4d ऑर्बिटल है और बिस्मथ में 4f और 5d दोनों है। अब जनरली होता क्या है, d और f ऑर्बिटल का स्पेस में ओरिएंटेशन इस तरह से होता है कि वो इतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। स्पेस में d और f ऑर्बिटल्स इस तरह से ओरिएंट होती है कि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को बहुत ज्यादा जो है बढ़ा नहीं पाते, राइट। इतना ज्यादा अट्रैक्शन कम नहीं कर पाते न्यूक्लियस और वैलेंस ऑर्बिट का। तो अगर अट्रैक्शन कम नहीं होगा, जैसा बोलते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा या अट्रैक्शन उसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, राइट,
तो एटॉमिक रेडियस में तुमको इतना ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये वाला जो फैक्टर है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट का फैक्टर, ये यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रहा है, बहुत खास रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो फैक्टर है, इट इज़ नॉट प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, ठीक है। तो मेन जो है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस के ऊपर सब कुछ है। तो तुम नीचे आ रहे हो तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ना चाहिए, पर इतना क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट का इतना ज़्यादा रोल, डी और एफ के स्क्रीनिंग इफेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पे, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अट्रैक्शन कम होना चाहिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, उतना कम नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से रेडियस में बहुत खास वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। समझ में आया ऐसा क्यों है? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि डी और एफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगा सकते हैं। ये हम बार बार यूज़ करेंगे ये कंसेप्ट इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें भी करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि डी और एफ ऑर्बिटल्स जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन नहीं ला सकते उसके अंदर, बिकॉज उनका ओरिएंटेशन ही ऐसा होता है कि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ा सकते या अट्रैक्शन कम नहीं कर सकते, कैसा ही बोल सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड? चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? मान लो कि मेरे पास एक ये गैसियस आइसोलेटेड एटम है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये मेरे पास एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है। गैसियस होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब कि ये एलिमेंट, ये या एटम अभी फिलहाल कंपाउंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, ठीक है। तो ये गैसियस आइसोलेटेड एटम है। अब देखो यहाँ वो क्या रहा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो अट्रैक्शन टूट जाएगा, टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, राइट। तो ये जो मिनिमम एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, किसमें? इन अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम, इस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज यू नो आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में, ओके। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रही है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाएगा। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा, राइट। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 14 एलिमेंट्स से ज़्यादा होती है। ये भी तुम 11th में पढ़ चुके हो, राइट। एक्सेप्शन था कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो है NS2NP3 और ग्रुप 14 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो है NS2NP4, सॉरी NP2, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में, NP2। दिस ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर हैविंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर हैविंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने के कारण इनकी जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज क्या होगा कि ये 3 में से अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो स्टेबल से अनस्टेबल में की तरफ जाएगा, तो जनरली वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, ये एक्सेप्शन है कि ग्रुप 15 की ग्रुप 14 से ज़्यादा होती है। जनरली अक्रॉस द पीरियड जब जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि ग्रुप 15 के आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 से ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये भी तो 11th में पढ़ चुके हो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी हमेशा, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तुम किसी भी एलिमेंट में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा, राइट, +1 चार्ज आएगा। मतलब बेसिकली तुम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका आयोनिक रेडियस कम हो जाएगा। तुम एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, +2 चार्ज आ जाएगा, फिर से रेडियस और कम हो जाएगा। 3 निकालोगे, रेडियस और कम हो जाएगा। बिकॉज विद रिमूवल ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन व्हाट इज हैपनिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज रिमेनिंग द सेम। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि आयोनाइजेशन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बढ़ती जाती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, सेकंड में प्रॉब्लम हो, थोड़ा तुमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, थर्ड में और एनर्जी देनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर की बात करें जो हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है मेटलॉइड है और बिस्मथ और मॉस्कोवियम जो है वो अगेन मेटल्स है, ठीक है, जिसे हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो देखो किसी भी ग्रुप में तुम टॉप टू बॉटम अगर आओगे, किसी भी ग्रुप में अगर तुम टॉप टू बॉटम आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी।
राइट। क्यों कम होगी? 2 रीजंस दे रहा हूँ। पहला तो एलिमेंट का साइज बढ़ जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इतना इफेक्टिवली नहीं खींच पाएगा, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, राइट। सो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। दूसरा रीजन कि जब तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, राइट, देन नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। चलो अब ये जो पढ़े इसके ऊपर से हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ड्यू टू डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, करेक्ट, राइट। बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज होंगे, बहुत ही सिंपल, जस्ट देखने के लिए तुम लोग को चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। इतना इजी एमसीक्यू डोंट एक्सपेक्ट इन एग्जाम्स, दिस इज जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस अभी के लिए। चलो ये मैंने कुछ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर दिए हैं, राइट, करेक्ट ऑर्डर बताओ। करेक्ट, सी इज करेक्ट। ओके, इन ग्रुप 15 डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा बताओ? नाइट्रोजन होगा, राइट। अगर मैं नाइट्रोजन नहीं दूं और बिस्मत कर दूं तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? फास्फोरस, ठीक है। एंटीमनी इज, एंटीमनी इज कौन बताएगा? ये तुम बताओ वृंदा। Antimony is a metalloid, not a metal. It's a metalloid. Okay, so that's all for today. We will continue in lecture number 2 the physical and chemical properties of group 15 elements tomorrow. Okay, so that's all for today.